हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आए हुए हैं आपके 2022 के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं के अंदर। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को लेकर हम ये पर्टिकुलर वीडियो सेशन बना रहे हैं जिसपे हम हर क्वेश्चन के बारे में बारीकी से डिस्कशन करते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। और आई होप सो आपने अभी तक जितने भी हमारे सेट 7 आ चुके हैं, ये हमारा सेट नंबर 8, तो वो सारे सेट्स देखे होंगे। तो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और जो भी चैनल बच्चे जो भी कैंडिडेट्स बेसिकली चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और कुछ मॉडिफिकेशन अगर जो चाहते हैं आप, मतलब वीडियो में क्या कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए मुझे, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेट नंबर 8 की तरफ। तो सेट नंबर 8 के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि आपके एमपी मध्य प्रदेश के अंदर जो परीक्षाएं हुई हैं उसके अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये दिया हुआ है ट्रिब्यूटरीज के नाम दिए गए हैं और रिवर के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है मैच ऑफ द फॉलोइंग है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है इसमें कुछ। तो देखिए, बेटवा रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। तो दैट मीन्स ए का किसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है? 2 के साथ में। शिप्रा, शिप्रा रिवर जो है वो चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, बी के साथ जाता है 1। वेनगंगा जो है ये ट्रिब्यूटरी है आपकी गोदावरी की, गोदावरी C4। और तवा जो रिवर है ये आपकी नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, डी के साथ क्या बनता है आपका 3। तो मतलब 2143, 2143 देखिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इस प्रश्न का क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। अब जब हम बात कर रहे हैं रिवर्स के बारे में, तो नर्मदा रिवर से मुझे एक चीज़ ध्यान आई कि भाई देखिए, ये आपका गुजरात वाला एरिया हो गया। ठीक है, ये साउथ पेनिनसुलर इंडिया, और फिर ये इस तरीके से आपका साउथ एरिया, मतलब बेसिकली जो हमारा ओशनिक एरिया है वो हमने ड्रॉ किया है। ये है आपका अरेबियन सी, अरेबियन सी। ठीक है, अरब की खाड़ी। ये है आपका क्या है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो अरब की खाड़ी की तरफ जो रिवर्स गिरती हैं, ठीक है, फॉल करती हैं, वो क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन सी रिवर्स जो है वो एस्चुरीज बनाती हैं। एस्चुरी बनाने वाली रिवर कौन सी हैं? 4 रिवर्स हैं ये, और ये चारों के नाम आपको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि कई बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है घुमा फिरा के। वो रिवर्स हैं, एक तो नर्मदा रिवर है, दूसरी है ताप्ती रिवर, तीसरी है माही रिवर, और चौथी है साबरमती। तो ये 4 रिवर्स जो है वो मिलकर बनाती हैं एस्चुरीज। कहाँ पर? आपके वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, पश्चिमी छोर की तरफ, अरेबियन सी के अंदर। बाकी जितनी भी रिवर्स है यहाँ पर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जितनी भी ये रिवर्स हैं ये सारी क्या बनाती हैं? इधर में डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से रिलेटेड लगभग क्वेश्चंस कई बार वनडे एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में ही, कि ये वीडियो हमारा जो है एमपी का पेपर लिया है हमने, इसके अंदर एमपीपीएससी का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को यहाँ पर पिक किया है। तो इसमें पूछा गया है, इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश डिड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन जिलों से, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? ये रही, जिसकी लोकेशन है 23 डिग्री पॉइंट 27 मिनट नॉर्थ। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट्स हैं वो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो हो गई बात आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जिसे हिंदी में कहा जाता है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है किसे? आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। यहाँ पूछा है कि कौन सा जगह से पास नहीं होती। तो अगर जो हम बात करें यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ एमपी के अंदर, एमपी के अंदर स्पेशली ये 14 डिस्ट्रिक्ट से, 14 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है आपकी। देखिए आप देख सकते हैं शुरू से, जहाँ से एमपी शुरू होता है, इसको थोड़ा क्लियर कर दें अगर जो, तो देखिए यहाँ से एमपी शुरू होता है, एमपी को पूरा का पूरा एक तरीके से बाइसेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब वो 14 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो उनके अगर जो मैं नाम शॉर्ट में अल्फ़ाबेटिकली लिखता हूँ अगर जो, तो एक है रतलाम आपका। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, हाँ जी, देखिए एक है रतलाम, उज्जैन,
शाजापुर एंड रायगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर एंड दामोद, और कटनी, कटनी के साथ है जबलपुर, जबलपुर के साथ है उमरिया, उमरिया के साथ है शहडोल। ठीक है, शहडोल नाम का एक जगह है। तो मतलब ये हो गए आपके पूरे 14 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ से ये पास होती है। यहाँ पूछा है नॉट, तो यहाँ देखिए विदिशा का नाम हमने लिया था, भोपाल का नाम भी लिया है, उज्जैन का भी नाम हमने इस लिस्ट में देखा है। यहाँ पर कौन है, नहीं है, इंदौर। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदौर। इंदौर वो शहर है जहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हो गया, हमें मिल गया ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। अब बात करें अगर जो विश्व भर में जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लगभग 17 देशों से, 17 कंट्रीज से होकर गुजरती है। इंडिया की हम बात करें अगर जो, तो इंडिया में देखिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इसको थोड़ा यहाँ पे हटा के चलिए, 17 कंट्रीज से ये पास होती है। ठीक है, और इंडिया के अंदर कितने स्टेट से पास होती है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं शुरुआत कहाँ से हो रही है, गुजरात से हो रही है, गुजरात के बाद यहाँ पे राजस्थान आ रहा है, एमपी से टच हो रही है, एमपी के बाद यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद ये है क्या है आपका त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कह लीजिए 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 8 ऐसे स्टेट्स हैं भारत के अंदर जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होती है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड, एक रिवर है जिसका नाम है माही रिवर। ठीक है, माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स जो है 2 टाइम्स कट करती है। मतलब ये हो गया ऐसे, इस तरीके से ये ऐसे आई, फिर ऐसे आई, ऐसे चली गई। तो ये क्या हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे कट कर दिया, एक यहाँ पे कट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सी गलत है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दैट पासेस थ्रू द मिड ऑफ द स्टेट। बिल्कुल जैसे कि हमने पिछले एक डायग्राम में देखा था कि पूरे मध्य प्रदेश को ऑलमोस्ट, मतलब एग्जैक्टली नहीं बट ऑलमोस्ट हाफ पार्ट में काटती है। जैसे कि गंगा रिवर जो है बिहार को पूरे उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उसी तरीके से मोर और लेस। ठीक है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से क्या है, इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये पहली स्टेटमेंट तो आपकी क्या है, सही है। यहाँ पूछा गया है नॉट करेक्ट, जो गलत स्टेटमेंट है आपको वो बतानी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ग्वालियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब ट्रॉपिक क्लाइमेट विद हॉट समर। देखिए ग्वालियर एक ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रॉपिकल जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के काफ़ी नज़दीक देखने को मिलता है ग्वालियर शहर। तो यहाँ पर समर के अंदर, गर्मियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी मतलब हॉटनेस आपको देखने को मिलेगी, और विंटर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा कोल्डनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है इस शहर में, और गर्मियों के अंदर गर्मी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ दिस। ये सब ट्रॉपिक रीजन है किसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। मतलब सब ट्रॉपिक ये हो गया कि जो एक कर्क रेखा है, कर्क रेखा के बहुत ही पास वाला जो जोन है, मतलब यहाँ पर है तो कहीं पास वाला जोन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। अगली स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम अरेबियन सी ब्रांच। ठीक है, मतलब देखिए ये आपका साउथ इंडिया था। ठीक है, इस तरीके से अरेबियन सी से जो हवाएं आती हैं या बारिश आती है, उसकी वजह से मध्य प्रदेश जो है वो रेनफॉल रिसीव करता है। साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं आती है इधर बंगाल की खाड़ी से, इस तरीके से। ठीक है, तो इन दोनों की मदद से मतलब मध्य प्रदेश जो है वो रेनफॉल रिसीव करता है, ऐसा इसने कहा है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखिए जो मध्य प्रदेश के अंदर जो मैक्सिमम रेनफॉल होती है वो बेसिकली होती है अरेबियन सी की वजह से। ठीक है, अरेबियन सी की वजह से, क्योंकि जो अरब की खाड़ी की तरफ से जो हवाएं और जो बारिश आती है मानसून के टाइम पर, वो जल्दी पहुंचती है एज कम्पेयर टू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बट यहाँ पर अगर जो ये होता कि मध्य प्रदेश ना होकर यहाँ अगर जो लिखा होता हरियाणा और साथ में पंजाब का नाम लिखा होता, हरियाणा और पंजाब, मतलब
हरियाणा और पंजाब जो है वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इन दोनों से लगभग इक्वी डिस्टेंस पर है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब देखिए यहाँ पर आपको कहीं हरियाणा पंजाब मिलता है तो यहाँ से भी जितनी दूरी है, और बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी से हवाएं जो आएंगी या बारिश मानसून आएगा वहाँ से, दोनों की जो दूरी है वो लगभग क्या है, बराबर है। तो बराबर होने की वजह से इन एरियाज के अंदर, हरियाणा पंजाब के अंदर जो है वो रेनफॉल जो है वो देखने को मिलती है इन दोनों की वजह से, ठीक है। बट इन मध्य प्रदेश ये जो मैक्सिमम चांसेस, मतलब मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो अरेबियन सी से आने वाली जो ब्रांचेस हैं, ब्रीचेस हैं, उनसे होती है, ठीक है। तो नॉट करेक्ट पूछा था तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ रेनफॉल ऑफ द स्टेट बाय साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में मानसून से लगभग अप्रॉक्सीमेटली की बात करी गई है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है आपकी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आप अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कंटेन्स कोल एंड पेट्रोलियम, कौन सा वो रॉक है बेसिकली जिसके अंदर कोल और पेट्रोलियम देखने को मिलता है। तो जब हम रॉक की बात करते हैं, अगर जो हम रॉक के बारे में जाने, तो रॉक आपकी तीन टाइप की देखने को मिलती है। एक होती है आपकी इग्नियस रॉक, दूसरी होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक, और थर्ड होती है आपकी दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ये तीन टाइप्स की रॉक्स आपको देखने को मिलती है। इग्नियस रॉक कैसे बनती है? इग्नियस रॉक बनती है जो मोल्टन मैग्मा है, लावा, ठीक है, वो क्या होता है, ज्वालामुखी से निकला और उसके आसपास के एरियाज में जाके ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद एक पर्वत रूपी आकार ले लेता है, ठीक है। तो उस टाइप की जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उन्हें कहा जाता है इग्नियस रॉक। दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो है ये रॉक्स जो है रोल होकर आते हैं, मतलब पहाड़ों से क्या होता है कि भाई नदियों के रास्ते या पहाड़ टूट के कहीं दूसरी जगह जाके गिर गए, तो इस तरीके से सेडिमेंटेशन थ्रू द सेडिमेंटेशन और कलेक्शन, मतलब एक जगह से निकले दूसरी जगह जाके जमा हुए और धीरे धीरे वो एक लंबे अंतराल के बाद एक जगह जमा होकर थोड़ा सा चट्टान नुमा पहाड़ या पठार जैसा कुछ बना डालते हैं, ठीक है। तो उस तरीके की जो फॉर्मेशन है तो वो आपको देखने को मिलती है सेडिमेंट्री रॉक के अंदर, ठीक है। अब जो ये तीसरी टाइप की है, ये क्या बनती है, कैसे बनता है, देखिए जो इग्नियस रॉक है प्लस जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये अंडर हाई प्रेशर, अगर जो हाई प्रेशर रहेगा, मतलब इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन भी हो रहा है, साथ में सेडिमेंट्री रॉक का भी फॉर्मेशन हो रहा है उसी जगह, मतलब ये समझ लीजिए कि ये आपका ज्वालामुखी है, यहाँ से लावा निकला, यहाँ जाके ये ठंडा हुआ, और यहाँ से भी मतलब एक दूसरी तरफ से यहाँ लावा था, इधर नॉर्मल पहाड़ था, वहाँ से सेडिमेंट्स आते रहे, इसी पे जमा होते रहे, और प्रेशर कैसा था, हाई प्रेशर यहाँ पर लगता रहा। तो उस कंडीशन में जो रॉक फॉर्मेशन होगी वो कहलाती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक, समझ गए। ये तीन टाइप की रॉक्स होती हैं आपकी। अब बात करते हैं, सवाल पे आते हैं, कौन सा रॉक है जिसके अंदर पेट्रोलियम या कोल पदार्थ देखने को मिलते हैं। तो ये आपको देखने को मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक के अंदर, इसके अंदर आपको कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, या फिर आप जिसे पीएनजी कहते हैं या सीएनजी, जो नेचुरल गैसेस हैं बेसिकली, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे आप सभी को पता होगा कि जो कोल पेट्रोलियम है ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स के डिके होने के बाद ये हजारों साल, मतलब जो पेड़ पौधे हुआ करते थे डिके हो गए, जमीन के अंदर दफन हो गए, फिर उनके डिके होने के बाद से आपको ये सब चीज़ें मिली, तो वो क्या है, सेडिमेंटेशन का एक तरीके से प्रोसेस है। मतलब वन लेयर जो है आपकी, ये प्लांट्स की लेयर थी, उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स आपकी जमा होती गई, तो हज़ारों साल बाद ये जो लास्ट में नीचे था मटेरियल, लकड़ी का या एनिमल का जो भी था ये, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये कोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कोल में बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है ये। तो ये बात थी, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कंटेन्स दिस वन, क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे हम, ये वाला क्वेश्चन था, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है ना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और यहाँ पर जो है रॉक्स के अंदर कुछ और चीज़ें मिलती हैं, जैसे कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं, आपको देखने को मिलते हैं, मिनरल्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मिनरल्स जैसे कि आपका
टिन हो जाता है, कॉपर है, आपका जिंक है, लेड है, इस तरीके के जो मिनरल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेडिमेंट्री रॉक्स। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के किस रीजन के अंदर ब्लैक सॉइल जो है वो देखने को नहीं मिलती। ठीक है, ब्लैक सॉइल। अब जब हम बात कर रहे हैं ब्लैक सॉइल की, तो पहले तो चलो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप देख लीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नर्मदा वैली। ठीक है, जो नर्मदा घाटी है उसके आसपास जो है वो आपको ब्लैक सॉइल देखने को नहीं मिलेगी। उस एरिया में मोस्टली आपको एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर जो ब्लैक सॉइल का रीजन है स्पेशली अगर जो हम बात करें, तो ये वाला एरिया जो है थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, कुछ एरियाज में यहाँ पर आपको मोटा मोटा देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब ये वाला एरिया हो गया, इसमें बहुत कम, थोड़ा सा बहुत लिटिल एरिया, बट ये वाला एरिया हो गया, ये वाला जो एरिया है आपका, दिस एरिया, यहाँ पर आपको जो है क्या क्या देखने को मिलती है, ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ब्लैक सॉइल की, ठीक है, ये हम बात कर रहे थे ब्लैक सॉइल की, और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है। और ब्लैक सॉइल को रेगूर सॉइल भी कहा जाता है, रेगूर सॉइल के नाम से भी हम जानते हैं। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, किन किन स्टेट्स में, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। जैसे कि आपका गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र के अंदर ये सॉइल मिलती है, कर्नाटक के एरियाज के अंदर, एमपी के दक्कन प्लेट्यू के अंदर, एमपी में दक्कन का जो प्लेट्यू है, दक्कन प्लेट्यू मतलब ये जो एमपी का एरिया है ना, दक्षिण का पठार, इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ वगैरह, महाराष्ट्र में भी आपका थोड़ा सा डेक्कन प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो है ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। और साथ में डेक्कन प्लेट्यू के साथ में जो आपका जिसे कहते हैं आप मालवा, सॉरी मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू प्लस मालवा, मालवा प्लेट्यू। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें मिलती है आपका, ये हो गया। ठीक है, फिर ये जो आपका रीजन है, ये लिखा हुआ है जो बघेलखंड, तो जो बघेलखंड रीजन है ये कौन सा रीजन है, इसके अंदर देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो बघेलखंड रीजन के अंदर जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, बालाघाट है, मांडला डिस्ट्रिक्ट है, और दिंदोरी, दिंदोरी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, ये जो, और एक और है दैट इज शाहडोल, शाहडोल डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है ये बघेलखंड के रीजन के अंदर आते हैं, जहाँ पर भी आपकी ब्लैक सॉइल जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये जो आपका ये वाला जो रीजन है बघेलखंड, यहाँ पर एक्चुअली प्रॉपरली ब्लैक सॉइल नहीं मिलती। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मिलेगा, मिक्सचर मिलता है, किसका, रेड, येलो और ब्लैक सॉइल का जो है मिक्सचर देखने को मिलता है। ठीक है, और ब्लैक सॉइल आप जैसे जानते हैं कि जो कॉटन की प्रोडक्शन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं है, सॉरी, ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, हम जिसे कहते हैं ना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये वही है। ये किस राज्य में है, सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है, उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, अब उत्तराखंड के अंदर तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, जैसे एक है गंगोत्री, गंगोत्री नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, और मोर स्पेसिफिकली अगर जो हम बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मोस्टली है, दैट इज इन नैनीताल के अंदर। ठीक है, और उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट वो भी कहाँ पर है, नैनीताल के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करें अगर जो हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसको नेशनल पार्क का जो दर्जा है, बेसिक मतलब अगर जो हम बात करें इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 8 अगस्त 1936 को इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और जब ये शुरू हुआ था तब इसका नाम था हेले, हेले नेशनल पार्क। ठीक है, अब ये हेले क्यों था भाई, उस टाइम पर जो भारत के 1936 के अंदर वाइस रॉय थे, नॉट वाइस रॉय, बेसिकली गवर्नर थे जो, ठीक है, गवर्नर कहाँ के, गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस मतलब जो आज की डेट में आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के जो
गवर्नर थे हेनली, उनके नाम पर ये रखा गया था, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि 1954 और 55 के बीच में, ठीक है, इसका नाम जो है चेंज होता है रामगंगा नेशनल पार्क, राम गंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, रामगंगा नेशनल पार्क जो है वो 1954-56 के बीच में, जो आज की डेट में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हेनली नेशनल पार्क, मोस्टली हेनली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट के नाम से ही पूछा जाता है। बट अगर जो किसी को डालना हुआ, किसी को फंसाने के लिए कि क्या हो सकता है ऐसा, कंफ्यूज करने के लिए, तो ये वाला भी पूछा जा सकता है। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कुछ टाइम के लिए रखा गया था रामगंगा नेशनल पार्क। और उसके बाद फिर 1955-56 के सेशन में इसे जिम कॉर्बेट के नाम से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम इसको दे दिया जाता है, ठीक है। और जो टाइगर रिजर्व की जब हम बात करते हैं, तो टाइगर प्रोजेक्ट या टाइगर रिजर्व जो इसको टाइटल मिला था, दैट इज इन 1973 के अंदर ही मिला था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये तो बात हो गई उत्तराखंड के रिलेटेड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, दैट इज देहरादून, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर हम अगर जो बात करें यहाँ पर वेस्ट बंगाल के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल जो है, यहाँ पर आपको बक्सा नेशनल पार्क है, गोरुमारा और जलंदापा जलंदापा और सिंगला सुंदरवन नेशनल पार्क, ये कुछ नेशनल पार्क आपको वेस्ट बंगाल में मिलेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर जैसे आपका कान्हा नेशनल पार्क है आपका, एंड दैट इज क्या कहते हैं, पिंच पिंच नेशनल पार्क है आपका, पन्ना नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क, और अभी जो कूनू नेशनल पार्क है, जहाँ पर आपके जो विदेशी मेहमान आए हैं, जिन्हें हम 8 इन संख्या, हो सकता है ये सवाल पूछा जाए, जो आपके जो 8 चीते आए हैं, ठीक है, तो 8 चीते आपके कूनू नेशनल पार्क के अंदर ही रखे गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कभी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हेन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित हुई थी? ये हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, दैट इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर आपके इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, किसके, WHO के, ठीक है। और साथ में अगर जो हम इसके बात करें कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है एट प्रेजेंट, तो हो सकता है कि जो पूछ लिया जाए, बिकॉज ऑफ द कोविड पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है कुछ एग्जाम्स में। तो वो है डॉक्टर टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस एडेनन ग्यूबेरिस, ठीक है। तो आपको टेड्रोस ग्यूबेरिस के नाम से आपको ध्यान रखना है कि वो है इसके एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट, ठीक है। और 7 अप्रैल को ही एक डे भी मनाया जाता है। ये डे होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भैया? क्योंकि देखिए उसी दिन में 7 अप्रैल को 1948 के अंदर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो स्थापना होती है। उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं? दैट इज 194 मेंबर कंट्रीज जो है वो इसकी मेंबर्स हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर इज सरगोसा सी इज सिचुएटेड। देखिए सरगोसा सी कहाँ पर सिचुएटेड है, पहले ये पूछा गया है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है ना येलोइश कलर का, आपको बीच में दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर है, पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है, बट आपको आइडिया मिल जाएगा। ये क्या है आपका, नॉर्थ अमेरिका है, दिस इज साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये अफ्रीका वाला एरिया है, अफ्रीका, ठीक है। इधर ये आपका यूरोप वाला पार्ट आ जाता है, उधर फिर रशिया वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका जिसे आप कहते हैं ना बर्मुडा ट्राइंगल, देखिए बर्मुडा ट्राइंगल भी आपका मोटा मोटा यहीं पर ही देखने को मिलता है, इसी एरिया के अंदर, ठीक है। जहाँ पे कहा जाता है कि भाई कोई भी फ्लाइट या प्लेन जाता है तो वहाँ खो जाता है, वो गायब हो जाता है, मिलता नहीं है फिर कभी, है ना। तो वो वाली चीज़ जो है उसी के आसपास में ही है। सरगोसा, सॉरी, सरगासो, सरगासो सी, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मोर स्पेसिफिकली अगर जो हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक जोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अटलांटिक है, उत्तरी अटलांटिक ओशन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस नीचे का हिस्सा जो साउथ अटलांटिक ओशन आपका कहलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
फुल फॉर्म ऑफ इसरो पूछा गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न है सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है भैया? देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ईरानियन नहीं है, इंडियन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। और इसरो के एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? ठीक है, वो कौन है? एस सोमनाथ, सोमनाथ, ठीक है। आपको ये नाम भी ध्यान रखना है। के सिवान थे उससे पहले, बट अभी वो रिटायर हो चुके हैं, तो ये नए अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर जो हम बात करें तो कुछ स्पेस एजेंसीज के बारे में, जैसे कि इसरो तो हो गई भारत की स्पेस एजेंसी, एक होती है नासा, सभी को पता होगा, है ना? नासा, नासा क्या होता है? नासा का मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपकी यूएसए की स्पेस एजेंसी है। और एक होती है जक्सा, ठीक है। जक्सा जो है ये आपकी जापान की स्पेस एजेंसी है, जापान की। और एक होता है ESA, दैट इज़ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप वगैरह की जो कंबाइंड स्पेस एजेंसी है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ की। और साथ में एक नाम है, दैट इज़ चाइना की बात करें, CNSA कहा जाता है। चाइना की जो स्पेस एजेंसी है दैट इज़ चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो दो में आपको मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ USA के नासा में और चाइना के NSA के अंदर, ठीक है। ये आपकी चाइना की स्पेस एजेंसी है। और इसके साथ में अगर जो हम बात करें दैट इज़ रशिया के बारे में अगर जो, तो वो है RFSA, ठीक है। ये होता है रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी, रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी। तो ये 6 बड़ी देखिए बहुत सारे देश छोटे छोटे हैं, उनके स्पेस एजेंसीज अलग अलग हैं, बट हमने बात कर दी जो बड़े बड़े देश हैं जिसमें से भारत भी इंक्लूडेड है, तो उसके बारे में ये 7 स्पेस एजेंसीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी स्पेस एजेंसी कहाँ की है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है कि भारत के किस राज्य के अंदर रेडियो टैग्ड एन इंडियन पेंगलियन ऑन ओकेशन ऑफ वर्ल्ड पेंगलियन डे, ठीक है। तो ये आपका टैग किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर, और ये हुआ था आपका 15 फरवरी 2020 को, ठीक है। और ये बात करें अगर, तो ये जो वर्ल्ड पेंगलियन डे है ये हर साल मनाया जाता है ऑन द थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी, फरवरी के तीसरे शनिवार को ये मनाया जाता है हर साल, ठीक है। तो आपको ये चीज़ इतनी ध्यान रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है फॉस्फेटीज टेस्ट जो है वो कहाँ यूज़ किया जाता है? देखिए फॉस्फेटीज टेस्ट जो है वो इस्तेमाल होता है मिल्क के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। इस मिल्क के अंदर ना एक चीज़ देखने को मिलती है, मिल्क के अंदर देखने को मिलता है ALP। ALP क्या होता है? एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है, एल्कलाइन फॉस्फेट होता है बेसिकली, दैट इज एल्कलाइन फॉस्फेट, ठीक है। तो एल्कलाइन फॉस्फेट जो है एक तरीके का क्या है, ये एंजाइम होता है, ठीक है। एंजाइम होता है जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है? दूध के अंदर, मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि ह्यूमन के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा हार्म कर सकता है, ठीक है। तो उसको किल करने के लिए, मतलब इस एंजाइम को किल करने के लिए बेसिकली जो है एक प्रोसेस किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन आपको पता ही होगा कि पास्चुराइजेशन से मतलब पानी, दूध को उबाला जाता है थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे, फिर लो टेम्परेचर पे। तो इस तरीके का जो मेथड होता है, ठीक है। तो इस मेथड से जो ये बेसिकली जो एंजाइम है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, उसको क्या किया जाता है? किल कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस मेथड को, मतलब इस प्रक्रिया को करने के लिए जो टेस्ट यूज़ किया जाता है, उस टेस्ट का नाम है फॉस्फेटेज टेस्ट, जो कि दूध पर किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन बी ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हो चुका था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दिस फॉस्फेटेज के बाद ये है, ठीक है। चलिए तो यहाँ आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरवे हैज़ मोर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस? इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक, ठीक है। तो वो स्ट्रेट है आपका पनामा कैनाल का, पनामा कैनाल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पनामा कैनाल। ये एक लॉक टाइप कैनाल है। देखिए ये आपका नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा हो जाता है, ये आपका साउथ अमेरिका, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में, है ना। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला काम जो करता है वो कौन करता है? पनामा कैनाल करता है, ठीक है। और अगर जो ये पूछा जाए कि भाई किन किन ओशंस को कनेक्ट करता है पनामा कैनाल, तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपका जो एटलांटिक ओशन है, एटलांटिक ओशन, ठीक है,
उसको कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन के साथ में। पैसिफिक ओशन के साथ में अटलांटिक ओशन, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है कौन? पैनामा कैनाल। सुएज कैनाल की जब हम बात करें यहाँ पर, सुएज कैनाल आपका मेडिटेरियन सी और साथ में रेड सी को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ यंग फोल्ड माउंटेन। देखिए यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है, तो देखिए पहले तो हम करेक्ट आंसर बता देते हैं आपको। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर ही देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम चलते हैं मैप पे। तो यहाँ पर जो यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है वो है सीरिया नेवेदा। ठीक है, सीरिया नेवेदा इज द करेक्ट आंसर। ये आपका यंग फोल्ड नहीं है, दिस इज अ ब्लॉक फोल्ड। ठीक है, ब्लॉक फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ब्लॉक फोल्ड माउंटेन। देखिए यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ब्लॉक फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, इस तरह के टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी रॉकी, हिमालय और एप अल्प्स के बारे में अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बात करी एंडीज की। एंडीज कहाँ पर है? आपको ये माउंटेन्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश में आपको ये देखने को मिलते हैं। एंडीज आपकी ये एक लंबी श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका के पूरे कॉन्टिनेंट में, मतलब ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक। ठीक है, रॉकीज आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, कनाडा, अमेरिका और ये आपका जो अलास्का वाला इलाका है यहाँ पर। ठीक है, जो करेक्ट आंसर था हमारा सेरेई नवेडा वाला, वो आपका यहाँ पर देखने को मिलता है, दिस एरिया इज दैट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर आप बात करें यहाँ पर डाकन्सबर्ग जो है, ये आपका साउथ अफ्रीका के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। एलन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अल्प्स आपको यूरोप में देखने को मिलता है, एल्प्स माउंटेन। और हिंदू कुश माउंटेन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स का जो एरिया है। हिमालय है, ये रहा, काराकोरम ये रहा। ठीक है, तो उरल माउंटेन्स जो है आपका यहाँ पर रशिया में देखने को मिलते हैं मोटा मोटा आपको। ठीक है, तो ये कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, आप वीडियो को पॉज करके प्रॉपरली देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज डिवाइडेड बाय मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन से कौन सी देश की जो रेखाएं हैं उनको डिवाइड किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भारत है, भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश, ये भारत का मैप है। अरुणाचल प्रदेश के पास में जो बॉर्डर लाइन है जो चाइना से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है आपकी? इंडिया चाइना को कनेक्ट करने वाली लाइन क्या होती है? दैट इज मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो बेसिकली जब ये बनी थी, हम बात करें अगर जो मैकमोहन लाइन की, तो ये इसकी जो शुरुआत हुई थी, मतलब ये 1914 के अंदर ये बनी थी। और शिमला ट्रीटी हुई थी, उसके लिए शिमला ट्रीटी, एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता, जिसके तहत भारत और तिब्बत का ये बॉर्डर शेयर था। बट अब आज की डेट में जो तिब्बत है वो चाइना का ही हिस्सा है, तो इसलिए इंडिया और चाइना आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, एक लाइन होती है दैट इज रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, दिस इज द रेड क्लिफ लाइन। इंडिया पाकिस्तान, दैट इज रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के बीच की लाइन जो है। ठीक है, एक होती है दुरंत लाइन। दुरंत लाइन मतलब ये वाला जो एरिया ना, पाकिस्तान ये हो गया, ये हो गया अफगानिस्तान वाला एरिया, तो इसके बीच में जो कनेक्ट करने वाली लाइन होती है दैट इज दुरंत लाइन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करने की जो लाइन होती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, उसका नाम है आपका जैसे 49th पैरेलल। पैरेलल की जब हम बात करते हैं तो ये आपका यूएसए और साथ में कनाडा को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अंडमान और निकोबार आइलैंड, दो भारत के आइलैंड्स हैं, यहाँ पर दक्षिण में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों को अलग करने वाला जो चैनल है, बेसिकली उस चैनल को कहते हैं 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। तो ये चीज़ें कुछ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये थे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर क्वेश्चंस। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले भाग के अंदर। धन्यवाद।